जी हां, मिडिल ईस्ट में युद्ध की ऐसी चिंगारी भड़की है कि आग हर दिन बढ़ती जा रही है। एक तरफ गाजा में बेहिसाब तबाही के बाद लाखों लोगों का जीवन संकट में ऐसा त्राहिमाम मचा हुआ है कि यूएन ने खतरनाक चेतावनी जारी कर दी है। दूसरी ओर इजराइल और हिजबुल्लाह की जंग से लेबनान में भी हर तरफ चीख पुकार मची हुई है। गाजा जैसी तस्वीरें वहां से भी सामने आने लगी हैं। बारूद की बारिश में लोगों को जान बचाना मुश्किल हो रहा है। बिल्कुल, जंग के एक और मोर्चे पर पहली बार अमेरिका ने अपने घातक बॉम्बर्स का इस्तेमाल किया है और इसके बाद पूरे मिडिल ईस्ट में महाविध्वंस का खतरा और ज्यादा बढ़ गया है। इन सब के बीच सबसे बड़ी टेंशन यह है कि इजराइल जब ईरान पर हमला करेगा तो क्या होगा, इस सवाल पर बात करेंगे और उसके साथ ही वॉर जोन से एक एक अपडेट आपको बताएंगे। जी हां, लेकिन शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। यमन में अमेरिका की बड़ी स्ट्राइक हो गई है। B-2 बॉम्बर्स ने ये एयर स्ट्राइक अंजाम दी है। यमन पर यह बड़ा हमला है। हूती के ठिकानों को बनाया गया है निशाना, बरसाए गए हैं बम। क्या यमन का फ्रंट भी अब एक्टिव होता हुआ नजर आएगा? यह है बड़ा सवाल। हूती के 5 हथियार डिपो को टारगेट किया गया है। ये आप तस्वीरें देखिए किस तरह से B-2 बॉम्बर्स ने जोरदार एयर स्ट्राइक की है यमन के अंदर। यमन में अमेरिका की एंट्री हुई है। अमेरिका ने बड़ी स्ट्राइक से दहला दिया है यमन को और कहा यह जा रहा है कि हूती के ठिकाने अमेरिका के निशाने पर थे। तो इस पूरे रीजन में अब अमेरिका भी जंग में इन्वॉल्व होता हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए आप, यमन में जो ये एयर स्ट्राइक की गई B-2 बॉम्बर्स का इस्तेमाल किया गया, इसको लेकर बड़ी जानकारी क्या हूती पर बरसे हैं अमेरिका के B-2 बॉम्बर्स। पहली बार क्या हुआ, पहली बार हूती के ठिकानों पर स्टेल्थ बॉम्बर से हमले को अंजाम दिया गया। हूती के खिलाफ अभी तक का यह सबसे विध्वंसक, सबसे घातक हमला अमेरिका की तरफ से हूती के कई ठिकानों पर एक साथ भारी बमबारी की गई। जी हां, और लाल सागर अदन की खाड़ी में हमले कर रहा है हूती। अमेरिकी अफसरों ने हूती पर बड़े हमले की जानकारी साझा की है दुनिया के साथ। यानी अमेरिका ने यह माना है कि किस तरह से बड़े हमलों को अंजाम दिया गया है और उसके ये हमले हूती के खिलाफ थे। यूएस B-2 बॉम्बर्स के टारगेट देखिए क्या क्या थे। हूती लड़ाकों के कैंप, वेपन डिपो, अंडरग्राउंड ठिकाने, ये निशाने पर रहे अमेरिका के और बड़े हमलों को अंजाम दिया गया है। B-2 बॉम्बर्स ने कहर बरपा दिया है हूती के ठिकानों पर। बिल्कुल, और देखिए एक और बड़ी खबर, जंग के बीच इजराइल पहुंचे हैं अमेरिकी जवान। एंटी मिसाइल सिस्टम के लिए जवान भेजे गए हैं। मिसाइल हमलों से बचाव के लिए इनको तैनात किया गया है। इजराइल में डिफेंस यूनिट की तैनाती पूरी हो गई है। थर्ड डिफेंस सिस्टम जो अमेरिका से भेजे गए, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, इजराइल इन डिफेंस सिस्टम को भेजा गया है और साथ में अमेरिकी जवान जो न सिर्फ इजरायली जवानों को ट्रेनिंग देंगे बल्कि उनको तैनात किया गया इन डिफेंस सिस्टम के साथ ही। और इस वक्त हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका तारुफ करा दें। एयर वाइस मार्शल OP तिवारी जी हमारे साथ मौजूद हैं, ब्रिगेडियर शरदेंदु हमारे साथ जुड़ गए हैं, नेवल कैप्टन श्याम कुमार हमारे साथ मौजूद हैं और हमारे सहयोगी सुमित चौधरी इस वक्त लेबनान के वॉर जोन से मौजूद हैं और मनीष झा जिन्हें आप इस वक्त स्टूडियो में देख रहे हैं वो सीधे तेल अवीव से लौटे हैं। इजराइल की हर अपडेट तेल अवीव से हमें पहुंचा रहे थे। इस वक्त हमारे स्टूडियो में है मनीष, पहला सवाल आपसे ही, ये तैयारियां, ये अमेरिका का इन्वॉल्वमेंट क्या बता रहा है? जंग किस तरफ जाती हुई नजर आ रही है? एक तरफ इजराइल में अमेरिकी फौजियों की मौजूदगी, एयर डिफेंस सिस्टम की वहां पर ट्रेनिंग दी जा रही है और दूसरी तरफ यमन में सीधा अटैक। बिल्कुल, देखिए इस वक्त जो युद्ध हो रहा है वो अब तक नहीं हुआ था और 1 साल के जंग के दौरान पहली बार अमेरिका की तरफ से B-2 बमबरसक विमानों का इस्तेमाल करके जिस तरीके से हूती के अंडरग्राउंड ठिकानों को तबाह किया गया है और उसके बाद अमेरिका के रक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि हमारे दुश्मन चाहे पाताल में कितनी भी गहराई में क्यों ना हो, कहीं कितने भी सुरक्षित ठिकानों में क्यों ना हो, लेकिन हमारे बमबरसक विमान उनको ढूंढ निकालेंगे, उनको तबाह करेंगे। ऐसा लग रहा है जैसे इजराइल और अमेरिका दोनों ने मिलकर यह जंगी ऐलान किया है कि इजराइल हिजबुल्लाह को देख ले और अमेरिका हूती को देख ले और इसीलिए दोनों मिलकर अब इस तरह की कमान संभाल रहे हैं। पर्पस क्या है? पर्पस यह है क्योंकि इन सबको पता है कि आने वाले समय में जब इजराइल और ईरान की सीधी जंग होगी उससे पहले ईरान के सभी प्रॉक्सियों को कमजोर कर देना है ताकि जिस वक्त ईरान के साथ जंग हो उस वक्त ये प्रॉक्सी अमेरिका पर या इजराइल पर या उनके सैन्य ठिकानों पर किसी भी तरह से हमला न कर पाए।
बिल्कुल। और देखिए इस बीच एक अहम खबर आ रही है, यमन की सेना ने प्रोपेगेंडा वीडियो जारी किया है। अमेरिकी सेना पर हमले की दी है धमकी, जिहाद वाली जंग नाम से जारी किया गया है ये वीडियो। यानी हूती भी आर पार की लड़ाई के मूड में नजर आ रहे हैं। वीडियो के जरिए हूती विद्रोहियों ने एक तरह का शक्ति प्रदर्शन किया है। ये देखिए तस्वीरें, यमन की सेना ने ये वीडियो जारी किया है और हूती विद्रोहियों पर अमेरिकी सेना जब हमले कर रही है, बड़े हमलों को अंजाम दिया गया है, हूती के ठिकानों को बर्बाद किया गया है, उस वक्त ये वीडियो जारी किया गया है खास संदेश देने के लिए। ورسالتنا لإسرائيل بأننا سنجعل من جلودهم أحذية لأطفالنا وأطفال فلسطين। और एक और बड़ी खबर, सीरिया में इजराइल की एयर स्ट्राइक हुई है। लताकिया में इजराइल का हमला हुआ है। इजराइल डिफेंस फोर्स ने वेपन डिपो को टारगेट किया है। तो देखिए एक तरफ जो हूती विद्रोहियों यमन में, वहां पर अमेरिका ने स्ट्राइक की, तो सीरिया की तस्वीर आपको दिखा रहे जहां पर लताकिया में इजराइल की तरफ से वेपन डिपो पर हमला किया गया। यानी तमाम जो प्रॉक्सीज है उन्हें चुन चुनकर ठिकाने लगाने की यह कोशिश है। और आइए अब आपको बताते हैं कि अमेरिका और इजराइल यमन और सीरिया को टारगेट क्यों कर रहे हैं। ये वजह जो है ये जरा समझिए। इजराइल किसी भी वक्त ईरान पर हमला करने वाला है और इसके सीधे संकेत बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से, इजराइल की सेना की तरफ से दिए जा चुके हैं। इजराइल पर कई फ्रंट से जवाबी हमले की आशंका भी जताई गई है। पूरे क्षेत्र में अमेरिका की दबाव बनाने की रणनीति यही वजह है कि सामने आ रही है। ईरान समर्थित संगठनों को कमजोर करने का लक्ष्य रखा गया है। और देखिए इजराइल विरोधी संगठनों के हथियार नष्ट करने की कोशिश साफ तौर पर नजर आती है। दबाव बढ़ाने के लिए यमन और सीरिया में स्ट्राइक की गई। अलग अलग फ्रंट से ईरान का सपोर्ट तोड़ने की कोशिश की जा रही है, फिर चाहे वो अमेरिका हो या फिर इजराइल। ओपी तिवारी सर, एक तरफ हूती विद्रोहियों पर हमला और इधर सीरिया में बड़े हमले को अंजाम दिया गया इजराइल की तरफ से, ये सब क्या इंडिकेट कर रहा है? करुणा, देखिए ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो आतंकवादी या टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, हूती हो, हिजबुल्लाह हो या जो सीरिया में फ्लरिश कर रही है, ये किसी कंट्री का सपोर्ट नहीं है, बट इनका मेन मकसद है इजराइल को तंग करना। और हूती का देखिए डायरेक्शन, हूती तो कई और देशों के शिप को भी टारगेट कर रही थी, तो हूती को तो दबाना बहुत अत्यंत आवश्यक था। ये जो हूती पर जिस तरीके से अमेरिका ने ये B-2 बॉम्बर का प्रयोग करके इनको नुकसान करने की कोशिश किया या नुकसान किया है काफ़ी, ये बहुत अत्यंत आवश्यक था बिफोर इनकी हिम्मत और बढ़ सके। तो जितनी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, एक चीज़ बताना चाहूँगा, हिजबुल्लाह लेबनान नहीं है, सीरिया के अंदर जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो सीरियन फोर्स नहीं है। यमन में जो हूती है, यमन की जो गवर्नमेंट है वो हूती से भी परेशान है, सऊदी अरेबिया भी परेशान है। तो ये सारी टेरर ऑर्गेनाइजेशन को ख़त्म करना इजराइल के अकेले बस का तो नहीं है, इसलिए बाकी देशों को अंदर आने की कोशिश करनी पड़ेगी। अब इन ऑर्गेनाइजेशंस को ईरान अकेले कब तक सपोर्ट कर सकता है, ईरान की कितनी क्षमता है और कितने एमुनिशन सप्लाई कर सकता था, ये देखने की बात होगी। जितने एमुनिशन डिपो, बेसिकली जो सप्लाई चेन है, जो वेपन की सप्लाई चेन है, उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। अब देखो पैटर्न ऑफ अटैक जो देखिए, उसमें जहां से भी सप्लाई आ रहा है इनके लिए, वो डिस्ट्रॉय करना है। तो किसी भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को खत्म करने के लिए उसकी बॉम्बिंग का सप्लाई चेन, टेरर फंडिंग सबसे मोर इंपॉर्टेंट है। ये खत्म हो जाएगा तभी ऑर्गेनाइजेशन ही कमजोर होगी और इजराइल के लिए थोड़ी सुरक्षा बस बनी रहेगी। ये B-2 बॉम्बर के बारे में थोड़ा बता ही देना चाहता हूँ। एक स्टेल्थ बॉम्बर है जो किसी भी रडार सिग्नेचर में नहीं आ सकता। तो इसका उपयोग उस समय किया जाता है कि जब ये जो जितने एयर डिफेंस सिस्टम अगर हैं उनको भी ये अवॉइड करके टारगेट कर सकता था। और एक डीप पेनिट्रेशन बॉम्ब जो 4700 पाउंड कैपेसिटी की है, जो बॉम्ब अंदर जाके अंडरग्राउंड को डिस्ट्रॉय कर सकता है, इसका प्रयोग किया गया है। लेकिन इसके प्रयोग के लिए हमें इंटेलिजेंस, प्रिसाइज इंटेलिजेंस, ह्यूमन इंटेलिजेंस, और जब तक उनके पास नहीं होगी तब तक ये अटैक सक्सेसफुल नहीं होता। तो ये दोनों देशों का जो स्कोप, दोनों देशों की जो इच्छा है कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो भी यहाँ फ्लरिश कर रही है, इसको जितना जल्दी हो सके खत्म किया जा सके। ठीक है, बिल्कुल तिवारी जी बने रहे आप हमारे साथ। और देखिए हूती पर हमले से जुड़ी इस वक्त की एक और बड़ी अपडेट हमारे पास आ रही है। अमेरिकी एयरफोर्स और नेवी का ऑपरेशन, मिसाइल समेत कई हथियार नष्ट किए गए। हमले पर यूएस सेंट्रल कमांड का दावा देखिए क्या है। हमले में हूती को बड़ा नुकसान हुआ है, ये यूएस फोर्सेस की तरफ से, अमेरिकन फोर्सेस की तरफ से किया गया है दावा। ये उसी हमले की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और अमेरिका ने इन हमलों के बाद ये दावा किया है कि जो वेपन डिपो थे हूती विद्रोहियों के, वो हमने तबाह कर दिए।
बयान। तो लेबनान की धरती लगातार सुलग रही है और इस मुश्किल वॉर जोन में मौजूद है हमारे सहयोगी सुमित चौधरी। सुमित, वहां से आपके अपडेट देना चाहेंगे क्योंकि हिजबुल्लाह की तरफ से भी अपनी ताकत का प्रदर्शन तो लगातार किया जा रहा है। आईडीएफ को जितना नुकसान पहुंचा सकते हैं हिजबुल्लाह के लड़ाके वो पहुंचाया जा रहा है। कितनी ताकत और बची है, क्योंकि आईडीएफ की तरफ से जो बयानात सामने आ रहे हैं उसको देखकर तो ऐसा लग रहा है कि कमर तोड़कर रख दी गई है हिजबुल्लाह की। देखिए बिल्कुल, अगर आप देखें कि हिजबुल्लाह, मैं आपको पहले से बता रहा हूं कि हिजबुल्लाह जब ग्राउंड फोर्सेस पे मुकाबला होगा हिजबुल्लाह का और इजराइल का, निश्चित तौर पर हिजबुल्लाह ज़्यादा ताकतवर या फिर आप कह सकते हैं कि थोड़े दिन तक इजराइल के लिए भारी पड़ने वाला है, क्योंकि इजराइल के लिए ये इलाका नया है। इस पूरे इलाके में हिजबुल्लाह की ट्रेनिंग बहुत अच्छी हुई है, आर्म्स एंड एम्युनिशंस का उसके पास बैकअप बहुत अच्छा है। यही वजह है कि अब इजराइल ने एक नई स्ट्रैटेजी, जिस तरीके से हम अपने दर्शकों को बता रहे थे कि ऐसे समंदर के रास्ते बोट से हमला किया गया कल रात को, ना सिर्फ हिजबुल्लाह के ठिकानों पे तायर में या फिर दूसरे इलाकों में, बल्कि सीरिया बॉर्डर में भी, सीरिया के कई इलाकों में भी, खासतौर पे जो नॉर्थ लेबनान से लगते हैं वहां पर भी बोट के इस्तेमाल से कई बड़े हमलों को इनिशिएट किया गया। तो निश्चित तौर पर अब इजराइल की पूरी कोशिश होगी अपने ग्राउंड फोर्सेस के साथ साथ अपने जो नेवल बोट्स हैं जिनका इस्तेमाल लगातार इजराइल बहुत कम करता है, उनका भी इस्तेमाल अब इजराइल ने करना शुरू कर दिया है। इजराइल पूरी कोशिश कर रहा है कि सीरिया बॉर्डर हो, चाहे वो आपका बेका वैली के पास इलाके हो जहां ग्राउंड फोर्सेस लगातार मूव कर रही है, चाहे वो ईस्ट लेबनान के इलाके हो या फिर आप कह सकते हैं कि नॉर्थ लेबनान से लगते हुए सीरिया के बॉर्डर इलाकों हो, सभी पर रात से ही बड़े अटैक्स किए जा रहे हैं। और पूरी कोशिश इस समय सिर्फ फोकस एक ही है इजराइल का कि सीरिया से आने वाला साजो सामान, सीरिया जाने वाला हिजबुल्लाह की चीजें जो हैं उनको ब्लॉक कर दिया जाए, ताकि एक तरीके से ग्राउंड फोर्सेस को बढ़त मिले। क्योंकि अभी जहां पर भी ग्राउंड फोर्सेस ऑपरेशन करती है वहां पता लगता है कि हिजबुल्लाह के कमांडर्स या उसके जो लड़ाके हैं वो दूसरी तरफ मूव कर चुके हैं। तो एक बड़ी चैलेंज है जो इजराइल के लिए इस समय ग्राउंड फोर्सेस के लिए सामने आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सुमित, बने रहे आप हमारे साथ। सुमित चौधरी हमारे सहयोगी इस वक्त लेबनान से अहम जानकारी देते हुए। और कतर का आपने सुमित जिक्र किया, कतर के पीएम शेख मोहम्मद बिन जासिम अल थानी का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा है कि 2-3 महीने से कोई बात नहीं हुई है, गाजा पर बातचीत पूरी तरह से रुकी हुई है, लेबनान युद्ध के बीच बातचीत पूरी तरह से बंद हो गई है। तो बातचीत के सारे रास्ते क्या आने वाले वक्त के लिए भी बंद नजर आ रहे हैं? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। कतर के पीएम ये कह रहे हैं कि लेबनान युद्ध के बीच बातचीत पूरी तरह से बंद हो गई है। ये बयान अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कतर की लगातार मीडिएटर की भूमिका निभा रहा था, मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा था और कतर के जरिए ही बातचीत का सिलसिला जारी था। लेकिन अब कतर के पीएम बातचीत को लेकर जो कह रहे हैं वो बहुत अहम है। कतर के पीएम के बयान के बाद अब आपको बताते हैं कि किस तरह से मिडिल ईस्ट में भी अंतहीन युद्ध शुरू हो गया है। ये जरा आप समझिए कैसे और क्यों हम ये कह रहे हैं, ये आपको बताएंगे करुणा। बिल्कुल समीर, तो मिडिल ईस्ट में जो अंतहीन युद्ध है उसकी शुरुआत हो गई क्या? कतर के पीएम का बयान क्या इस तरफ इशारा कर रहा है? ईरान की अगर बात करें, किसी भी वक्त इजराइल का जो पलटवार है वो ईरान के खिलाफ हो सकता है। जो 1 अक्टूबर को ईरान ने इजराइल पर हमला किया था, तेहरान की जवाबी हमले की भी तैयारी, यानी कि ईरान भी खुद को तैयार कर रहा है इजराइल के हमले को लेकर। लेबनान की बात करें तो हिजबुल्लाह हमला रोकने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। लगातार हम देख रहे हैं कि हिजबुल्लाह की तरफ से बड़े हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। बिना फ्यूचर प्लान के हिजबुल्लाह की जो जंग है वो इस वक्त आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। हिजबुल्लाह का खात्मा करना आसान नहीं है, जो हम देख भी रहे हैं। आईडीएफ जो ग्राउंड ऑपरेशन इस वक्त चला रहा है, युद्ध में आईडीएफ के बड़े टारगेट्स इस वक्त हम देख पा रहे हैं जो कि इस वक्त हिजबुल्लाह के निशाने पर है। गाजा की बात करें तो जंग के 1 साल बाद भी हमास अभी भी एक्टिव, भले उसकी कमर तोड़ने का दावा किया गया हो, लेकिन हमास अभी भी हमलों को अंजाम दे रहा है। हमास के टनल नेटवर्क को तोड़ना काफी ज्यादा मुश्किल साबित हुआ है। अब बड़ी चुनौती यहां पर क्या है आप समझिए, जिनसे बात हुई वही कमांडर मारे गए हैं। यह एक बहुत बड़ी चुनौती है। दोनों पक्षों को एक दूसरे पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। और ब्रिगेडियर शरदेंदु सर इस वक्त हमारे साथ है। ब्रिगेडियर शरदेंदु सर, जो कतर के प्रधानमंत्री का बयान आया है, क्या वो इस तरफ इशारा कर रहा है कि ये जो युद्ध है वो अंतहीन होने वाला है, इसके अभी रुकने के कोई आसार नहीं है?
देखिए, जिस तरीके से युद्ध प्रोग्रेस चल रहा है और जिस तरीके से सदर्न लेबनान में ऑपरेशन चल रहे हैं, हूती के अगेंस्ट ऑपरेशन चल रहे हैं, कतर का जो बयान है वो काफ़ी रेलेवेंट है। देखिए, 7 अक्टूबर को जो हमास ने हमला किया था, मकसद उनका ये था कि 250 आपने पकड़ रखे बंधकों को, तो अब वो नेगोशिएटिंग टेबल पे जाके इजराइल से शायद फिलिस्तीन की बात करेंगे, 2 नेशन थ्योरी को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। इस तरीके का रिएक्शन इजराइल ने दिया कि हमास का खात्मा हुआ, अब हिजबुल्लाह का खात्मा हो रहा है और यूती पे भी हमले चल रहे हैं। लेकिन ये युद्ध पिछले 1 साल से चल रहा है। किसने किसकी कमर तोड़ी ये अभी तक क्लियर नहीं है। देखिए, इजराइल में भी तमाम तरीके के सायरन बज रहे हैं, तमाम तरीके के एयर स्ट्राइक जो मिसाइल द्वारा हो रही है, और ये भी बताया गया है कि देखिए, जो आयरन डोम एक समय में बहुत अभेद्य माना जाता था, आज की डेट में उसको भी लोगों ने वल्नरेबल कर दिया है। तो एक तरीके का फियर बना हुआ है। अमेरिकन जो मिलिट्री बेसेस है उसको भी स्ट्रेंथनिंग किया गया है। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये पूरा इलाका देखिए आज की डेट में युद्ध के भाव से गुजर रहा है। वहाँ के आम आदमी इससे सशंकित है कि अगला हमला कहाँ पे होगा। 17 दिन हो गए हैं, इजराइल ने अभी तक ईरान पे स्ट्राइक नहीं किया है। इजराइल का मकसद यह है कि इस समय का यूटिलाइज करके वो पूरी तरीके से हिजबुल्लाह को ख़त्म करे। अमेरिकन फोर्सेज जो है एयर स्ट्राइक द्वारा हूतीस को ख़त्म कर रही, जिससे कि रेड सी का जो कमर्शियल व्हीकल का सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन है उसको ओपन रखा जा सके, और किसी भी तरीके से ऑयल रिफाइनरी, ऑयल के डिपो या न्यूक्लियर साइट जो ईरान के, उसको ना टारगेट किया जाए, क्योंकि इससे पूरा विश्व अफेक्टेड हो रहा है। तो एक तरीके से कंट्रोल्ड मेजर से अमेरिका स्ट्राइकिंग कर रहा है, लेकिन इजराइल इस समय नहीं रुक रहा है। मकसद उसका यह है कि सदर्न लेबनान को पूरी तरीके से बर्बाद करके उस इलाके को सिक्योर किया जाए, और जब ये इलाका सिक्योर हो जाएगा तो एक सही टाइम पे वो ईरान के ऊपर अपना एयर स्ट्राइक मिसाइल द्वारा या रॉकेट द्वारा या बॉम्बर द्वारा करेगा, ये डेफिनेट है। हाँ, बिल्कुल तैयारियां साफ तौर पर इजराइल की यही नजर आ रही हैं, और ईरान पर हमला होगा ये सीधे तौर पर बता भी दिया गया है। लेकिन इसका वक्त क्या होगा, कब ये हमला होगा, इसे लेकर जाहिर है किसी के पास कोई जानकारी नहीं है। वहीं 24 घंटे में लेबनान में भारी तबाही हुई, 27 लोगों की मौत हुई है, 185 लोग घायल हुए हैं। बेरूत और निबतिया समेत कई जगहों पर स्ट्राइक की है इजराइल ने। 27 लोगों की मौत, 185 घायल। और एक और बड़ी खबर है, लेबनान के नेबतिया में भीषण स्ट्राइक हुई है। नेबतिया सिटी के मेयर की मौत की खबर सामने आ रही है। ये अहम खबर है जो इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। लेबनान के नेबतिया सिटी के मेयर की मौत हो गई है इन हमलों में, ये जानकारी सामने आ रही है। इजराइल ने लेबनान के नेबतिया में भीषण स्ट्राइक की थी और अब मेयर की मौत की खबर यहां से सामने आ रही है। तो ये बड़ी खबर सामने आई है, आईडीएफ की बमबारी में लेबनान में एक मेयर की मौत हो गई है। ये इस वक्त बड़ी जानकारी सामने आ रही है और लेबनान में लगातार स्ट्राइक्स का सिलसिला जारी है, रुका नहीं है। लेबनान के नेबतिया में बड़ा हमला हुआ है। हमले की ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं और इन तस्वीरों को देखकर ही लग रहा है कि यह हमला कितना बड़ा था। और अब जानकारी मिल रही है कि इस हमले में यहां के मेयर भी मारे गए। बिल्कुल, तो लेबनान के नेबतिया में यह हमला हुआ, हिजबुल्लाह के कई ठिकाने इस हमले में तबाह हुए हैं और आप देख पा रहे उस तरफ तस्वीर में भी कि इस तरह से बहुत बड़े हमले को अंजाम दिया गया। हमले में मेयर के मारे जाने की खबर है, मेयर के मारे जाने की सूचना मिल रही है। अकेले नेबतिया में 16 मौत हुई है, 52 लोग इस हमले में घायल हुए। और आईडीएफ की स्ट्राइक में कई इमारतें तबाह हो गई हैं, यानी लेबनान के अंदर तबाही बर्बादी का सिलसिला लगातार जारी है। कैप्टन शाम, ये जंग कहां रुकेगी? और लेबनान में जो ग्राउंड ऑपरेशन और एयर स्ट्राइक्स का सिलसिला जारी है, इसके पीछे स्ट्रैटेजी इजराइल की क्या नजर आती है? एक तरह का जबरदस्त दबाव लेबनान पर भी बनाकर रखा गया है ऐसे वक्त में जब इजराइल बार बार ये कह रहा है कि ईरान पर हमले तो होंगे ही होंगे। बहुत सही कहा आपने करुणा। बहुत जल्दी में 3 बातें कहना चाहूँगा। पहले तो स्ट्रैटेजी पूछा आपने, ब्लॉकेड हो रहा है ग्राउंड पे। पहले उन्होंने सीरिया का बॉर्डर सील कर दिया ताकि हिजबुल्लाह बाहर ना भाग सके, सप्लाई ना सके, और ईस्टर्न फ्लैंक्स में सीरिया के बॉर्डर में माउंटेन्स हैं और ग्राउंड मूवमेंट नहीं हो पा रही है। इसलिए उन्होंने 10 दिन पहले वार्निंग दिया था कि इजराइल के बॉर्डर से
अवाली नदी तक सी साइड में एक रोड है जिस पे उन्होंने कहा था नागरिक ना जाएं, सारी ट्रांसपोर्टेशन बंद कर दी जाए, और वही रोड आगे बेरूत तक जाती है। और सी पोर्ट से, बोट से उन्होंने अटैक किया है ताकि वो सी साइड से हिजबुल्लाह का एस्केप रोक दें, और वहां से अटैक करके सीरिया तक वो अटैक कर रहे हैं। तो ये ब्लॉकेड हो रहा है ग्राउंड पे। और दूसरी बात, अगर ब्रॉडर एस्पेक्ट पे बात करें तो हमास के होस्टेजेस, अगर कतार के अल्थानी जी कहते हैं तो ये बहुत क्लियर है कि वो इंटरेस्टेड नहीं है नेतन्याहू अब उस एम पर। जो 100 लोग होस्टेजेस हैं वो हैं, पर अब वो एक नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे वो कह रहा है कि हम अब ह्यूमैनिटेरियन एड लाएंगे, गाजा के लोगों को बसाएंगे। अब वो इस तरह की बातें कर रहे हैं, उसको वो भूल चुके हैं और हमास को खत्म करते जा रहे हैं। और तीसरी बात, हूती पे जो अटैक हो रही है, ऑब्वियसली जो अपेंडेजेस हैं ईरान के, एक बात तो सही है, मैं जल्दी से कहना चाहूंगा, अब ये लेबनान नहीं बोलते हम, हिजबुल्लाह और इजराइल लड़ाई बोल रहे हैं, हमास और इजराइल बोल रहे हैं, पैलेस्टाइन नहीं बोल रहे, और यमन और इजराइल नहीं बोल रहे, और ईरान भी नहीं बोलेंगे कुछ दिन में। ईरान के कुछ लोग जो है उनके साथ लड़ाई होगी। मिडिल ईस्ट अभी ऐसा नहीं करेगा, वो कोई हेल्प नहीं करेगा इनको। मैं लगातार 1 साल से कह रहा था ये लोकल वॉर है और लोकल ही रहेगा। यस, अमेरिका अपने बॉम्बर, नेवी और एयरफोर्स की स्ट्राइक के साथ हूती के मिलिट्री टारगेट्स को नष्ट कर रहा है। वो अपनी अपेंडेजेस ईरान की तोड़ रहा है। हमास टूट चुका और हिजबुल्लाह को ट्रैप करके, ब्लॉकेट करके इजराइल खत्म कर देगा। तो अपना लोकल एम वो पूरा कर रहा है। ठीक है, यानी श्याम कुमार सर, ये लोकल वॉर है और इसके रीजनल वॉर में अभी फिलहाल कन्वर्ट होने के आसार आपको नजर नहीं आ रहे। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है आईडीएफ की। स्ट्राइक का नया वीडियो आप देखिए, नबतियाह में स्ट्राइक का ये नया वीडियो आपको हम दिखा रहे हैं, किस तरह से लेबनान में नबतियाह को टारगेट पर लिया गया है। ये देखिए तस्वीर आपके सामने, एक साथ कई बड़े धमाके इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, और इस बात का दावा कि एक साथ कई जो हिजबुल्लाह के ठिकाने उन पर इस हमले को अंजाम दिया गया। और जैसा हमने आपको बताया, नबतियाह का यह हमला इतना बड़ा था कि यहाँ के मेयर तक की मौत हो गई। 16 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर इस हमले में मिल रही है। एक्सक्लूसिव वीडियो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं लेबनान की नबतियाह का, जहां पर एक साथ बहुत बड़ी एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया गया। आप देखिए, एक कतार से आपको ये धमाके नजर आ रहे हैं, कई इमारतों को निशाने पर लिया गया। 2 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने, एक्सक्लूसिव वीडियो इस वक्त आप देख पा रहे हैं, कैसे लेबनान में सब कुछ खत्म करने पर आईडीएफ आमादा है। और अहम खबर है, आईडीएफ के हमले में यूएन साइट को भी नुकसान पहुंचा है। यूएन ने देखिए क्या दावा कर दिया है, वॉच टावर पर, यूएन के वॉच टावर पर हमला हुआ है। जानबूझकर यूएन के वॉच टावर को बनाया गया निशाना। ये एक बड़ा डेवलपमेंट है जो इस वक्त सामने आ रहा है। यूएन की तरफ से यह दावा किया गया है कि आईडीएफ के इजरायली डिफेंस फोर्सेस के हमले में यूएन की साइट को भी नुकसान पहुंचा है। तो इजरायली स्ट्राइक पर क्या दावा है? यूएन वॉच टावर पर हमला किया गया, यह दावा किया गया है। पूरी जानकारी इस वक्त बिग वॉल के जरिए आपके सामने। दक्षिणी लेबनान में आईडीएफ ने मरकावा टैंक से बमबारी की है। यूएन एजेंसी की तरफ से यह जानकारी सामने रखी गई है। 2 कैमरे बेकार हो गए, वॉच टावर को भारी नुकसान पहुंचा है, जो खबर आ रही है निकलकर। जी हाँ, ये एक बड़ा डेवलपमेंट है। जानबूझकर वॉच टावर पर सीधा हमला किया गया है। ये यूएन की तरफ से आधिकारिक जो स्टेटमेंट जारी किया गया है उसमें कहा गया है पीस कीपिंग फोर्सेस पर कई बार इससे पहले भी हमला हो चुका है, जो कि नहीं होना चाहिए था। लेकिन हम लगातार देख रहे हैं युद्ध में जो तमाम अंतर्राष्ट्रीय नियम कायदे हैं, ऐसा लगता है उनको ताक पर रख दिया गया है। आईडीएफ के जवान जबरन यूएन फोर्सेस के बेस में घुसे। कफ्र किला इलाके में यूएन बेस को किया गया टारगेट। ये यूएन एजेंसी की तरफ से भी बताया गया है, यूएन की तरफ से बताया गया है। और यह भी कहा गया है कि जानबूझकर यूएन के वॉच टावर को बनाया गया निशाना। सुमित चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। सुमित, ये हो क्या रहा है? ऐसा लग रहा है कि कोई भी नियम कायदे मानने के लिए तैयार नहीं है। यूएन जो कहता है उसका भी ग्राउंड पर असर कुछ नजर आता नहीं है। लेकिन इस बीच बड़ी चिंताजनक खबरें पीस कीपिंग फोर्स पर हमले को लेकर भी सामने आ रही हैं, और अब तो यूएन की साइट पर हमला हो गया।
बिल्कुल समीर, क्योंकि लगातार मैं आपको बताऊं कि मेरी सभी खासतौर पे इन 10,000 फोर्सेज में 55 से 56 देशों की फोर्सेज है, जिसमें भारत के भी 600 सैनिक यहाँ मौजूद है। और मेरी लगातार ना सिर्फ भारतीय सैनिकों की जो कंटीजेंट है उनसे बातचीत हुई, बल्कि आयरलैंड के या फिर स्पेनिश जो सोल्जर्स है उनसे लगातार बातचीत हो रही थी। 15 दिनों से 14-15 दिनों से वो लगातार अपने बंकरों में ही है, वो बाहर नहीं निकले। और ये स्थिति है बहुत ज्यादा भयानक, क्योंकि नाकुरा के इलाके में 2 दिन पहले मैं गया था, इससे मैं बैका वैली गया हूं, खासतौर पे गोलान हाइट्स के इलाकों में यूएन फोर्सेस के साथ गया हूं। मैंने हमेशा देखा कि वहां पर एक सेंसिटिविटी रहती है, वहां पर एक अंडरस्टैंडिंग रहती है कि इस इलाके में टारगेट नहीं करना। लेकिन 15 दिन से हो बिल्कुल उल्टा रहा है, हो ये रहा है कि इन्हीं इलाकों में सबसे ज्यादा टारगेट किए जा रहे हैं। यहां तक कि मैं आपको बताऊं कि कई जगहों पर इजराइल की जो मिसाइल्स हैं या फिर जो उनके जो आर्टिलरी शेल्स हैं वो बिल्कुल कंपाउंड में आकर गिरे हैं यूनिफिल की। तो ये बड़ा मेजर कंसर्न है। और कल मेरी एक बार एक यूनिफिल के एक ऑफिसर से बात हो रही थी, मैंने उनसे पूछा कि आखिरकार क्या स्थिति है। उन्होंने बोला हम चाहते हैं कि अगर ऐसा ही रहा तो हमें वहां से निकाल लिया जाए, क्योंकि स्थिति ये ज्यादा हो गई है कि वहां पर कभी भी किसी भी सोल्जर को नुकसान पहुंच नहीं। और सुमित, हम सबकी चिंता भारतीय सैनिकों को लेकर भी है। पीस कीपिंग फोर्स में जो भारतीय सैनिक हैं, जो हमारे भारतीय जवान हैं, उनकी सेफ्टी हम सबके लिए एक बहुत बड़ा विषय है और गंभीर विषय है। उनकी सेफ्टी, उनकी हिफाजत अभी कौन कर रहा है, कौन ये जिम्मेदारी संभाल रहा है, क्या हो रहा है, इसके बारे में कुछ डिटेल्स अगर आप और दे सकें। ये हिदायत दे दी गई है कि वो अपने बंकर्स में, अपने कंपाउंड्स में ही रुके, कोई भी शख्स बाहर नहीं जाएगा। हालांकि पहले मूवमेंट हुआ करती थी समीर, अब वो मूवमेंट भी रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। खाने पीने का सामान भी वहां पर यूनिफिल की टीमें एक पर्टिकुलर टाइम पर पहुंचाती हैं, उसके बाद कई दिनों तक शांति हो जाती है। और ऐसा है कि देखिए वहां से वो बाहर निकल नहीं सकते और उनको वहां से विड्रॉ करने का कोई ऑर्डर नहीं है। तो निश्चित तौर पर उनके सामने ऐसी स्थिति है कि उनको वहीं बैठना पड़ेगा जब तक फर्दर ऑर्डर्स ना आ जाए। लेकिन अब ये कहानी लगातार इजराइल की तरफ से कही जा रही है, क्योंकि यूनिफिल की टीमों के पास से भी कई ऐसे बंकर्स उन्होंने स्टैब्लिश किए जिन्होंने दिखाया कि टनल्स के रास्ते जो हैं यूनिफिल की कंपाउंड के पास जाते हैं, वहीं से खुलते हैं, वहीं से निकलते हैं। तो इसीलिए इजराइल अटैक कर रहा है। तो ये बड़ा चैलेंज हो गया। और 600 सोल्जर्स अगर आप मानिए कि एक बड़ा नंबर्स है, और ऐसा नहीं है सिर्फ भारत बल्कि कई देशों के सैनिक यहाँ पर मौजूद हैं। और सभी का कंसर्न ये है कि आखिरकार अगर स्थिति ऐसी ही बनी रही, अगर दोनों तरफ बिल्कुल सुमित, और इससे कहीं ना कहीं जो इजराइल और आईडीएफ की मंशा पर भी सवाल उठता है, क्योंकि जो यूएन पीस साइट है वहां पर बाकायदा जो वॉच टावर है उसको निशाने पर लिया गया, पीस कीपिंग फोर्स को भी निशाने पर लिया गया। ऐसी खबरें भी वहां से निकल कर आ रही है। एक और बड़ी खबर है, यूएन के दावे पर इजरायली विदेश मंत्री का क्या बयान आ रहा है। यूएन फोर्सेस को नुकसान पहुंचाने का कोई उद्देश्य नहीं है। लेबनान में यूएन फोर्सेस का गलत इस्तेमाल, हिजबुल्लाह ने ह्यूमन शील्ड की तरह इनका इस्तेमाल किया। देखिए, गाजा विध्वंस में अब तक जो डेटा हमारे पास आया है, 24 घंटे में, सिर्फ 24 घंटे में 65 लोगों की जान गई है। यानी गाजा में भी जान जाने का सिलसिला खत्म नहीं हुआ है। और कुल मौत देखिए 42,409, ये बड़ा आंकड़ा। गाजा में 42,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। और देखिए कुल घायल कितने हुए हैं अभी तक, 99,153 लोग घायल हुए हैं बीते एक साल में जो हमले हो रहे हैं आईडीएफ की तरफ से गाजा में। और अपने तमाम खास मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे हमारे साथ जुड़ने के लिए। और लेबनान से हमारे सहयोगी सुमित चौधरी भी मौजूद थे, आपका भी शुक्रिया।